हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से मैम का आंसर देखेंगे, कोमल पुनिया मैम का। और आज पहले एज़ यूजुअल सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस के की टर्म्स देखो। की टर्म्स है इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजटिंग। ये तीन इको के हो गए। उसके अलावा तीन इको के कौन से हुए? ये वाले 3 आईज: लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। अब एग्रीकल्चर का सिलेबस देखते हैं। मेजर क्रॉप्स, इसमें देखो एग्रीकल्चर वाले में कैसे चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे चल रहा है कि एक तो प्रोडक्शन होती है, एक उससे प्री स्टेज और एक उसके बाद वाली स्टेज। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह और हार्वेस्टिंग भी उससे बाद वाली में आ गई। बट एक एग्रीकल्चर के बियॉन्ड जाके फूड प्रोसेसिंग ये सब शुरू करना, प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए और प्री प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, सेम ऐसे ही कि पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको कि आप क्रॉप कौन सी लगाओगे। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या है, इरिगेशन टाइप्स क्या क्या है, प्री में है ना ये सारे, कि भाई आप उससे पहले ही देख रहे हो कि हाँ ठीक है इरिगेशन सिस्टम कौन से यूज़ करने हैं। फिर बाद का कि भाई ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है उसकी हमें। उसके अलावा ई टेक्नोलॉजी भी प्री में भी आ सकता है, क्योंकि भाई आप ये बताओगे कि भाई सोयल वगैरह की हेल्थ, या फिर जैसे ये भी बता सकते हैं कि कैसे मतलब बारिश कब होगी, ये सब। उसके अलावा फिर प्रोडक्शन के टाइम पे भी क्या होता है, सब्सिडीज़ देते हैं उन्हें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, एमएसपी, पीडीएस, फिर कैसे होता है, फिर प्रोक्योरमेंट वगैरह वो सब होता है। उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिवैम्पिंग क्या है। मतलब आपके पास ना हर टॉपिक के लिए 1 पेज नोट सब कहते बनाने चाहिए। तो एटलीस्ट आपको ना हर टॉपिक का जो लाइक 4 या फिर 5 ऐसे वर्ड्स लिख लो कि आप अगर उस टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो ना तो अच्छा ही लिखोगे आप। मतलब वो जो कीवर्ड्स हैं ना वो आएंगे ही आएंगे आपके सिलेबस में और आपके आंसर में। फिर उसके बाद बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग। फिर सेकंड चीज़ आएगा कि भाई एक तो ये होगा कि भाई फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। फिर हम चलते हैं कि भाई बियॉन्ड कैसे जाना है, उसके भी बियॉन्ड फूड प्रोसेसिंग, रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और फिर एक काफ़ी कॉमन होता है लैंड, क्योंकि हमारे काफ़ी मार्जिनल फार्मर्स है तो उनके पास ना लैंड बहुत कम होती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड एक मेजर बेसिक इशू। ओके, फिर अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक का तो इसी था सिलेबस कि साइंस एंड टेक में पहले तो डेली इफेक्ट क्या हो रहा है उनका, उसके अलावा इंडियंस ने किया क्या क्या है, उसके अलावा हुआ क्या क्या है। आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक। पहली बात तो कि भाई यूज़ क्या है इंडिया में, किया किसने है और किया क्या है। ठीक है, साइंस का ये हो गया। फिर हम चलते हैं एनवायरनमेंट पे। उसमें भी सिंपल लाइन लिखी हुई है, इसी में सारा आ जाएगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, पॉल्यूशन वगैरह सब आ जाएगा। थर्ड चीज़ आ जाएगी, मतलब उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाएगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी सिंपल है। फिर आ जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में डेवलपमेंट के कारण एक्सट्रीमिज़म हो रहा है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हो जाता है, या फिर जो ईस्टर्न बेल्ट है वहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा पहले तो अंदर का देख लिया, फिर बाहर का देख लिया कि भाई एक्सटर्नल कौन से हैं। बट एक्सटर्नल के साथ कुछ एक्सटर्नल में कुछ तो स्टेट वाले होंगे एक्टर्स, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे। ठीक है, पहले अंदर का फिर बाहर का। अब उसके बाद क्या देख लिया कि भाई वो है तो दो, तो हमने ये देख लिया कौन कौन बंदे हमें परेशान कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं परेशान कैसे कर रहे हैं वो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू, मीडिया का क्या रोल रह जाता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे काम, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाएगा कि भाई करते कहाँ पे है वो, कहाँ पे, जैसे बॉर्डर एरियाज़ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, मतलब टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मिला के कर देते हैं। ठीक है, इनको मिला दिया। उसके अलावा एक आखिरी था भाई उन्हें संभाल कौन रहा है, वो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, ये अपना लास्ट टॉपिक हो गया। तो इसको ना ऐसे ही थोड़ा लैंग्वेज बना के ही याद रखो कि भाई कैसे कैसे हम गए, पहले अंदर का देखा, फिर हमने बाहर के देखे, फिर वो करते कैसे वो देखा, फिर कहाँ करते वो देखा, और फिर उनको सबक कौन से वक्त खाता है वो देखा। ये हो गया अपना इंटरनल सिक्योरिटी का, साइंस का, वही कि भाई एवरीडे में क्या काम है, किस इंडियन ने क्या बनाया और कहाँ बनाया है।
फिर उसके बाद मेजर क्रॉप्स में तो वही है कि पहले देख लो भाई मेजर क्रॉप्स कौन से इरिगेशन पैटर्न्स वगैरह देख लो, फिर गवर्नमेंट क्या दे रही है, फिर उसके अलावा बियॉन्ड कैसे जाना और लैंड रिफॉर्म्स। और इकोनॉमी का तो था ही, प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ओके, ये पिछला है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं आज का अपना, पढ़ते हैं सबसे पहले। तो द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड द कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल एरा, कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसके कारण एनवायरमेंटल एरा आया है, विच ब्रोट अ पैराडाइम शिफ्ट इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड सेट अ टोन फॉर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल रेजिम डिस्कस। अब देखो क्या है क्वेश्चन, 2 बार पढ़ो बेशक इसको, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना रखा है कि देखो सबसे पहले तो भाई ये कब हुई थी, एनवायरमेंटल कंसेंसस हुई थी, उसका इंट्रो में तो भाई इंट्रो ही बताएंगे कि भाई क्या इसकी रेलिवेंस है, क्या सब है। 2 चीज़ें इन्होंने पूछे कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, काफ़ी स्पेसिफिक, मतलब कि भाई शिफ्ट हुआ है गवर्नेंस में, जो एनवायरनमेंट की जो गवर्नेंस करते थे ना, हम एनवायरनमेंट को जिस तरीके से गवर्न करते थे उसमें पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, किसके कारण, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कारण। एंड इसने क्या किया है, इस कॉन्फ्रेंस के कारण जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल रजीम आई है ना, कि सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है, एक देश तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी सारे देशों का ग्रुप मिलके हेल्प करता है। ये मल्टीलेटरल रजीम का भी कैसे इससे शुरुआत हुई, तो 2 हेडिंग बन गई अपनी। ठीक है, अब 10 मार्कर में 2 हेडिंग इन्होंने बता दिए, तो अपनी हेडिंग वाला पॉइंट सॉर्टेड है। अब मैम का हम आंसर पढ़ लेते हैं। एक तो थोड़ा सा ना आप सोच लिया करो पहले, सोच क्या सकते हैं हम, सोच ये सकते हैं कि भाई अच्छा क्या सोच सकते हैं कि गवर्नेंस में क्या चेंजेस आए होंगे, कि यार अब पहले तो क्या होता था कि एक मतलब सिंगल हैंडेडली लॉज वगैरह नहीं होते थे, आपने भी सुना होगा ना कि हमारे जो लॉज वगैरह आए हैं, कब आए ये हमारे लॉ वगैरह बन के, उसी टाइम आए ना वोटर एक्ट वगैरह, जब इंदिरा गांधी जी वहाँ गए थे। तो ऐसे थोड़ा सा वो लिंक करके थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सोच लिया करो एटलीस्ट। फिर मल्टीलेटरल कैसे, कि भाई उसके बाद और ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, 1992 का रियो समिट हुआ, उसमें तो UNFCCC काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। तो अब हम मैम का देखते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है heralded the contemporary environmental era, कैसे, by bringing forth issues of climate change and anthropocene। पता है इस कॉन्फ्रेंस से पहले ना ऐसा होता था कि सबका ध्यान ना सिर्फ ट्रेड पे था, प्रॉफिट पे था, इन सब चीज़ों पे ही था। इस चीज़ को कोई देखता ही नहीं था कि भाई इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उन सब चीज़ों पे ध्यान दे दिया। ये मैम ने इंट्रो बता दिया इसका। अब कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल एरा में आप जैसे इस हेडिंग को कि हाँ अच्छा, ये मैम ने ना पहले लाइन को ही डिफाइन कर दिया कि कंटेम्प्रेरी एरा में कैसे ये हो जाएगा। तो इस पे फोकस होता था कि इनहेरेंट वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल एरा क्या है अपना, इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है कि अब हम ना जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी की इनहेरेंट वैल्यू है ना उस पर ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ उसके मनी चीज़ पे, और रिड्यूस कर दिया है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस। अब आपने देखो जैसे ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, मतलब जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है ना उनकी तरफ अब हमारा ध्यान है। और क्या है कंटेम्प्रेरी एरा में कि एनवायरमेंटल एडवोकेसी होता है, राइट्स को भी हम वॉइस देते हैं कि भाई अलग अलग जैसे ट्राइबल एरियाज है सबकी सुन रहे हैं। ये है अपना कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल एरा। अब पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ था, अब ये है नेक्स्ट हेडिंग। मैम ने इससे 3 हेडिंग निकाल दी और ये काफ़ी अच्छा था कि भाई मैम ने कॉन्टेक्स्ट, अगर आप जैसे इससे इंट्रो भी दे सकते भाई कि कंटेम्प्रेरी एरा क्या है, और उसको इन दोनों को लिंक करके थोड़ा इंट्रो छोटा भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। अब पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ है कि ESG एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पे फोकस हो चुका है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स बन गए जो कि एनवायरमेंट गवर्नेंस को डिस्कस करते हैं, जैसे G20, अर्थ समिट, CBD, COP27। ओके, उसके अलावा जो अर्लियर पैसिव रिस्पॉन्स था ना, किसके लिए, एक्टिव मिटिगेशन ओरिएंटेड अप्रोच। पहले तो यूँ होता था कि ठीक है कर लेंगे ये वो, बट अब ऐसा नहीं है। उसके अलावा हाँ और क्या क्या ऐड कर सकते हैं गवर्नेंस में, जैसे UNEP आ गया था उस टाइम पे इस कॉन्फ्रेंस से, तो इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना, ऐसे कुछ कुछ आप पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हो। फिर अब हम चलते आगे कि भाई दिस ऑल सेट अ टोन फॉर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल रजीम के लिए। कैसे कर दिया इसने कि मल्टीलेटरल अप्रोच चल रहा है, अब नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, हर लेवल को मतलब इकट्ठा लेके नेशनल एफर्ट्स, NDC, COP21 कि अब
जैसे यहाँ पे थोड़ा ये भी ऐड कर सकते हैं कि ना अब जो देश थे वो क्या करते हैं, वो सेल्फ मतलब किसी पे ना फोर्स नहीं है, आप अपने सेल्फ डिटरमिन्ड गोल्स बताओ और फिर उनको फॉलो करो, ठीक है। जैसे INDCs होते हैं, इंटेंशनली नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब आने लगे। उसके अलावा लोकल एफर्ट्स फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, जैसे चिपको मूवमेंट, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन होने लगी, COP CBD ऐसे। तो मतलब काफ़ी हर ये अच्छा ऐसे कर दिया, टेबल वगैरह बना के दिखा दिया, ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन है कि भाई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एम्स टू अचीव SDG एंड लिविंग हार्मोनियसली विद नेचर। ओके, लिविंग इन हारमोनी विद नेचर ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी आपका मन करे लिख दो, ठीक है। तो अब देखो मैम का फ्लो सेम यूजुअल अपना काम होता है, फ्लो पे सबसे ज़्यादा इंट्रो। उसके अलावा मैम को इसमें 3 कीवर्ड दिखे थे। सबसे पहला था कि कंटेम्प्रेरी एरा में इससे कॉन्फ्रेंस ये एरा शुरू हो गया है। दूसरा भी पैराडाइम शिफ्ट आया है। हाँ, तो कीवर्ड स्पेसिफिक हेडिंग बना दी। तो सबसे पहले तो दे दिया इंट्रो। इंट्रो में ना सिग्निफिकेंस बता दी कि भाई क्या थी। फिर उसके बाद जो सेकंड कीवर्ड था वो कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल एरा, इसकी हेडिंग बता दी, इसके फीचर्स बता दिए। थर्ड चीज़ बताई कि पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ है, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स बता दिए। इसमें आप एडिशंस भी कर सकते हो और इसमें भी आप हर चीज़ में एडिशन कर सकते हो, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम है, हम ढंग से सोच सकते हैं। उसके बाद दिस ऑल सेट अ टोन फॉर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल रेजिम, इसमें लेवल वाइज बता दिया और फिर एक कंक्लूजन दे दिया। यही 3-4 चीज़ें आपको करनी होती है। आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जनरेट करने हैं और ब्रॉड थिंकिंग की कोशिश करनी है। जैसे कि गवर्नेंस में क्या चेंजेस आ सकते हैं कि पहले लॉज नहीं बनती थी, लॉज बनने लगी। जैसे कि भाई गवर्नमेंट के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, UNEP आ गया ऐसे। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस होने लग गया। और क्या क्या होने लगा भाई, प्राइवेट लेवल पे क्या हो गया कि प्राइवेट वालों को ये एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट करने लगी, और प्राइवेट में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा वो होगी। तो ऐसे आप ना अलग अलग तरीक़ों से पॉइंट्स दे सकते हो। जैसे CSR हो गया। उसके अलावा जो पहले पैसिव रिस्पॉन्स आप ज़्यादा एक्टिव हो गए, फिर मल्टीलेटरल में ये हो जाएगा कि नेशनल एफर्ट्स, लोकल एफर्ट्स, इंटरनेशनल, और जैसे NGOs वगैरह आ जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसे अलग अलग पॉइंट से आप मतलब बस उस टॉपिक से आपका ना लिंकेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कुछ लिख दो, बट हाँ पॉइंट्स जनरेट ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।